हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में डे 2 पे। अब जब डे 2 पर आ गए, उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और अगर आप देखें तो मैं हुक्स लॉ भी बता चुका हूं। आज की वीडियो का मेरा टारगेट है कि मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊं और हुक्स लॉ समझाऊं और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आज मेरा मेन टारगेट है। उसके बाद वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बल्क और शेयर, उसके बाद स्ट्रेस सस्टेन कर्व, ऐसे ऐसे करके आप चीजें देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे अवेलेबल है, आरपी फिजिक्स। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मेरा बेटा, अगर आप ध्यान से सुने कि हुक्स लॉ क्या है, व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स कहते थे कि अगर हम एक बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप करें तो स्ट्रेन भी डेवलप्ड होगा। स्ट्रेस का मतलब लोड पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन मतलब बदलाव। जैसे अगर ये रबर दिख रहा है, अगर इसके ऊपर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं तो इसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेन। यानी आप स्ट्रेस डेवलप करोगे, स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, स्ट्रेस डेवलप करोगे, स्ट्रेन डेवलप्ड होगा। जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन डेवलप्ड होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द हुक्स लॉ। यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर द इलास्टिक लिमिट। अंडर द इलास्टिक लिमिट मतलब ऐसा ना हो कि वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी ही खो जाए। स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इज इक्वल टू के ई। के इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के जो होगा वो सिग्मा अपॉन में ई होगा। ये सिग्मा अपॉन में ई होगा। के इज अ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा अपॉन में ई। बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी एमओई को क्या कहते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेशियो को हम लोग एमओई कहते हैं। एमओई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। जब भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के रेशियो को निकालते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द एमओई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। होप सो आपको ये हुक्स लॉ समझ में आया होगा। अब ये एमओई तीन तरीके के होते हैं। एमओई तीन तरीके के होते हैं। उसमें से पहला तरीका होता है टाइप्स ऑफ एमओई में, पहला तरीका है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है शेयर मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग्स मॉडुलस के ऊपर डेफिनेटली न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंग्स को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। पहले यंग्स एक्सपेरिमेंट को समझाता हूं। यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? क्या हुआ, मेरे पास ना दो वायर ले ली, रेफरेंस वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर। अच्छा सुनो ना यार, एक एग्जाम्पल देता हूं यार। क्या हुआ, एक लिफ्ट डिजाइन करनी थी, लिफ्ट की तार डिजाइन करनी थी। उसके अंदर मुझे 2000 किलो का लोड उठाना था। 2000 किलो का लोड उठाना था। तो 2000 किलो का लोड उठाना था, तो मैंने क्या करा कि यार एक वायर ली, वायर का स्ट्रेंथ देगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो मैक्सिमम कितना लोड झेल सकती है, मैक्सिमम कितना लोड झेल सकती है। हम उसके बिहाफ पर उसका डायमीटर डिसाइड कर सकते हैं, मटेरियल डिसाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक वायर लिया मैंने और मशीन में फिट कर दिया। वो मशीन धीरे धीरे खींचती जा रही है। 100 किलो न्यूटन का फोर्स, मतलब 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, टूट गई। 1000 न्यूटन पे टूट गई। मुझे पता चल गया कि ये 1000 न्यूटन को झेल सकती है। ये एरिया पता चल गया उसका, और इतना लोड पता चल गया, यानी वो इतना स्ट्रेस डेवलप झेल सकती है। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है। इतना स्ट्रेस वो देख सकते हैं। सेम यंग्स एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि एक बॉडी कितनी स्ट्रेंथ झेल सकती है। यंग्स कभी भी कब अप्लाई होता है? जब भी हम टेंसाइल की बात करते हैं, जब भी हम बॉडी को खींचेंगे तो यंग्स डेवलप्ड होगा। तो हुआ क्या मेरे बच्चे, हमारे पास दो वायर है, रेफरेंस वायर ए और रेफरेंस वायर एक्सपेरिमेंटल वायर बी। हम क्या करेंगे, रेफरेंस वायर पर थोड़ा सा एक लोड लगा दिया ताकि वायर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, और हमने एक वर्नियर स्केल लगा दिया। एक्सपेरिमेंटल वायर पर लोड बढ़ा दिया, ये लोड लगा दिया हमने, इस पे लोड अप्लाई कर दिया। जब लोड अप्लाई किया, यानी हमने ज्यादा लोड अप्लाई किया, तो इसके अंदर स्ट्रेच आया। मान लेता हूं कि पहले ये स्केल यहां रहा होगा और खिंच के ये यहां आ गया।
मुझे लेंथ में पता चल गया कि लेंथ में कितना चेंज आया, मुझे लोड पता है कि कितना लगाया, मैंने इसका रेडियस पता कर लिया। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मुझे कुछ नहीं, मुझे बोलता है कि इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आप क्या कहते हैं इन दोनों के रेशियो को? अब स्ट्रेस क्या है यार? फोर्स अपॉन में एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी मैं पहले डे 1 वाली वीडियो में बता चुका हूं, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग एल्स एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और यही फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक चीज बता दो, एफ अपॉन एरिया को पाई आर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, एल अपॉन में डेल्टा एल। अच्छा, ये भी हो सकता है एफ को एम जी के फॉर्म में लिखा गया हो कहीं पे, तो इसमें घबराना नहीं है, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द यंग्स एक्सपेरिमेंट या यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार वाला क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है विच वन इज मोर इलास्टिक? रबर और स्टील में से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो ध्यान से सुनना, रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? तो देखो क्या हुआ, यहां ध्यान से सुनना, रबर और स्टील में सबसे ज्यादा इलास्टिक। देखो मैंने ना एक रबर लिया, ये रबर है, और मैंने ये स्टील ले लिया। एक काम करो, रबर ये स्टील को येलो येलो कलर से शेड कर दो और इसको इस कलर से शेड कर दो। लो ये ऐसे रबर को स्टील ऐसे शेड कर दिया। अब आप ध्यान से सुनो, दोनों पे मैंने सेम लोड लगाया, दोनों की सेम लेंथ रखी, दोनों का एरिया सेम रखा, ठीक है। तो मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, दोनों का रेशियो निकालता हूं। मैंने क्या देखा कि एफ ऑफ रबर अपॉन एरिया ऑफ रबर सेम ही था, एल ऑफ रबर और डेल्टा एल ऑफ रबर लेंथ भी सेम ही ले रखा है। एफ ऑन स्टील एरिया ऑफ स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन में डेल्टा एल ऑफ स्टील, डेल्टा एल ऑफ स्टील। अब आप ध्यान से सुनो, जब मैंने सेम लोड सेम एरिया रखा तो काट दिया, सेम लेंथ रखी तो ये भी काट दिया, ये पहुंच गया ऊपर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर अपॉन में यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ एस अपॉन में डेल्टा एल ऑफ आर, डेल्टा एल ऑफ एस अपॉन में डेल्टा एल ऑफ आर। अब आप यहां ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, किसके अंदर ज्यादा बदलाव आएगा? रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा या स्टील के अंदर ज्यादा चेंज आएगा? सेम लोड, ऑब्वियसली यार रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा, यानी डेल्टा एल किसका ज्यादा बदलेगा? किसका बदलेगा? डेल्टा एल आर का ज्यादा बदलेगा। अब आप यहां ध्यान से सुनो, ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेशन रखते हैं, यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा एल ऑफ आर, डेल्टा एल ऑफ आर, यानी ये इनवर्सली रिलेशन रख रहा है। अब ये जब इनवर्सली रिलेशन रख रहा है, y ऑफ r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल ऑफ r, यानी जिस बॉडी के अंदर जितना ज्यादा चेंज आएगा, यार रबर के अंदर ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू स्टील, तो उसका यंग्स मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम हो जाएगा, यानी स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आएगा। यानी मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई साहब जिसके अंदर जितना ज्यादा बदलता है, जो बदलाव आएगा, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम होता है। नोट इट।
जिसके अंदर जितना ज़्यादा बदलाव आएगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतना ही कम होता है। गॉट इट द पॉइंट? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गई क्या? ओहो, क्वेश्चन आ गया। चलो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाना। हमारे पास दो वायर है, सेम लेंथ है, मटेरियल भी सेम लेंथ एंड मटेरियल बट डिफरेंट रेडियस। भाई मटेरियल सेम है, क्वेश्चन में यहीं पे मजा आने वाला है। पता क्या, मैंने भाई एक वायर को ए मान लिया और एक वायर को बी मान लिया, दोनों की भाई लेंथ सेम है। अगर मटेरियल सेम है तो भैया यंग्स मॉडुलस भी सेम होने वाला है। वाओ, यही तो ट्रिक है। लेंथ सेम या मटेरियल सेम। मैंने अभी तो क्वेश्चन को वहीं पढ़ा हुआ है, बट आप देखियो रेडियस जो है अलग अलग है। रेडियस क्या है, आर ए जो है वो R1 है और आर बी जो है वो R2 है। रेडियस अलग अलग है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, बोथ कैरी अ सेम लोड। वाओ वाओ, यानी फोर्स ए पर और फोर्स बी पर दोनों पे एफ ही है। ओहो, एट द लोअर एंड हमें बताना है रेशियो ऑफ द स्ट्रेस, रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेकेंड वायर दैट ऑफ डेवलप्ड इन द फर्स्ट वायर। यानी स्ट्रेस बताना है बी बॉडी में अपॉन में स्ट्रेस बताना है ए बॉडी पे। स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। अब स्ट्रेस का रेशियो निकालना है, ध्यान से सुनो, स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। अब स्ट्रेस का रेशियो निकालना है तो आप स्ट्रेस का रेशियो कैसे निकाल पाओगे? आप ध्यान से सुनो। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले देखो, पहले सुनो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला सुन लो पहले। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी F अपॉन में A इंटू L अपॉन में डेल्टा L। Y इक्वल टू F अपॉन में A इंटू L अपॉन में डेल्टा L। एक चीज देखनी है, टू वायर द सेम लेंथ मटेरियल डिफरेंट रेडियाई आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, बोथ कैरी अ सेम लोड at the lower end, the ratio of the stress developed in the second wire to the first wire। पहले तो हमें स्ट्रेस का रेशियो निकालना है। स्ट्रेस का रेशियो निकालना है तो अभी यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले पे जाऊंगा नहीं, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेन परेशान करेगा। एक काम करता हूं, मैं फोर्स अपॉन में एरिया लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन में एरिया, अपॉन में फोर्स अपॉन में एरिया किसका? ये वायर बी का है और ये वायर ए का है। बिल्कुल लिख सकते हैं पांडे सर। अब आप एक चीज सोचो, मुझे तो पता है भाई फोर्स तो दोनों का सेम है, तो यानी मेरे पास मजेदार बात क्या हुई, एरिया ऑफ ए अपॉन में एरिया ऑफ बी। ओहो, ये ऊपर चला गया यार, ये ऊपर चला गया। अब इससे भी क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। तो स्ट्रेस ऑफ बी अपॉन में स्ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई R2 का स्क्वायर, सॉरी 1 है तो R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आया हमारे पास? R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर। ये लो, ये आपका रेशियो आ गया। बट एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सुनो, सेम क्वेश्चन, मुझे डेल्टा एल का रेशियो बताओ, डेल्टा एल ऑफ ए अपॉन में डेल्टा एल ऑफ बी। इसका रेशियो कमेंट करके बताओ, इसका रेशियो मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज, मजा आएगा। दोनों का रेशियो मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर एक्सटेंशन का रेशियो निकालना होगा तो एक्सटेंशन का रेशियो कैसे निकालूंगा। इसका आंसर कमेंट चाहिए मुझे, तब मजा आएगा यार, आप प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ F इज द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ अ वायर, व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स फॉर टू पैरेलल वायर्स ऑफ अ सेम साइज। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो अब ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा। एक एग्जांपल है, मान लो एक रस्सी है, उस पर मैं झूला बना रहा था। ये रस्सी 80 kg को आराम से झेल जाता, या 80 न्यूटन को आराम से झेल जाता, मान लो 80 न्यूटन को आराम से झेल जाता। तो भाई मैंने दो रस्सी लगा दी,
अभी कितना झेल पाएगा? 80 प्लस 80 यानी 160 न्यूटन को झेल पाता, न्यूटन फोर्स मान लो इसे। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जहां पर वो 80 न्यूटन पे टूट रहा था, अब अगर मैं 2 रस्सी लगा दूंगा तो वो 160 न्यूटन पे टूटेगा। तो पहला पार्ट है टोटल ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर द 2 पैरेलल वायर। तो मेरा बच्चा एफ डैश जो होगा वो एफ प्लस एफ यानी वो 2F होगा। बट अगर वहीं पर नेक्स्ट पार्ट में देखो, फॉर अ सिंगल वायर ऑफ डबल थिकनेस, अब यहां पे देखो 2 वायर लिए अलग अलग, पर अगर कहते हैं सिंगल वायर ले लूं तो क्या होगा? यहां पे फोर्स 2F आ रहा है। अगर मैं सिंगल वायर डबल थिकनेस का ले लूं तो क्या होगा? चलो एक फॉर्मूला बताता हूं। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता था F अपॉन में A इंटू L अपॉन में डेल्टा L। तुम्हें F चाहिए, फोर्स चाहिए, तो क्या करोगे? Y इंटू A इंटू डेल्टा L अपॉन में L। सिंगल वायर लिया बट थिकनेस को डबल कर दिया। अगर मैं यंग्स मॉडुलस वगैरह वगैरह सबको कांस्टेंट कर दूं तो मुझे दिखेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, पाई भी कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखेगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी अगर मैं थिकनेस को डबल करता हूं, रेडियस को डबल कर देता हूं, तो F डैश जो हो जाएगा, जो नया फोर्स आएगा वो 4 ऑफ F हो जाएगा, यानी 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। यहां तो ट्वाइस हो रहा था यार, R की वैल्यू 2 रख, R की वैल्यू 2R रख, R डैश रख लो यार, F इज R स्क्वायर, तो F डैश R डैश का स्क्वायर, R डैश कितना हो गया? 2। यार तुम समझते नहीं हो, ये R डैश का स्क्वायर होगा, R डैश ट्वाइस हो गया, तो मेरा बच्चा ये 4R स्क्वायर हो गया। F डैश कितना हो गया? 4R स्क्वायर, F डैश 4R स्क्वायर, और R स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? F लिख सकता हूं। तो भैया ये जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ये तो बस यहां 2 गुना बढ़ा था, यहां पे 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करना। अगर समझ में ना आया हो तो देख लेना, कमेंट कर देना प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्वेश्चन का। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय 10⁻⁴। लेंथ ऑफ द वायर सस्पेंडेड बाय इंक्रीज बाय 10⁻⁴। बे पचपाटी याद रखना, 10⁻⁴, यानी वो स्ट्रेन दे रहा है। सर मुझे कैसे पता चले? अबे यूनिट नहीं दिया यार, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आप चाहो तो इसे ऐसा कह लो, चलो 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 ऐसे करो। कहता है सस्पेंडेड वायर की जो लेंथ इंक्रीज होती है वो 10⁻⁴ ऑफ ओरिजिनल लेंथ होती है। मेरा बच्चा इस L को नीचे लेकर आ, तो डेल्टा L अपॉन में L इक्वल टू 10⁻⁴ होगा। डेल्टा L अपॉन में L इक्वल टू 10⁻⁴। व्हेन स्ट्रेस इज 10⁻⁷, स्ट्रेस कितना गिवन है? 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है? यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करो मटेरियल का। हे भगवान, y इक्वल टू F यानी स्ट्रेस, सीधा लिखो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। आंसर आ गया यार, 10⁻⁷। बच्चों सा क्वेश्चन था, छोड़ो। 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील रॉड हैज अ रेडियस 10 mm, रेडियस 10 mm है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। अब एक एक क्वेश्चन करके देखो, सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस आपको सॉल्व करके बताना है। रेडियस कितना है? 10 mm। लो इसे मीटर में चेंज कर दो, सीधा ज्यादा दिक्कत होती है 10⁻³ कर दिया करो। लेंथ कितना गिवन है? 1 मीटर गिवन है। उसमें लोड कितना है? 100 किलो न्यूटन। किलो को 10⁻³ न्यूटन, यानी 10⁵ न्यूटन हो गया तुम्हारा। फोर्स F इज स्ट्रेच along its length। कैलकुलेट स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस निकालना है।
फोर्स अपॉन में पाई आर स्क्वायर, एरिया को पाई आर स्क्वायर करते हैं। भाई ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फोर्स गिवन है, पाई पता है, एरिया पता है, आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब डेल्टा एल सुनो, इलॉन्गेशन यानी डेल्टा एल पूछ रहा है हमसे, तो क्या ही हो गया, क्या ही हो गया, डेल्टा एल पूछ रहा है तो, और यंग्स और गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इज, स्ट्रेन इलॉन्गेशन पूछ रहा है, स्ट्रेन पूछ रहा है, गिवन दैट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो हाँ, मजा आ गया, ये तो ए पार्ट हो गया। अब एक बात आओ, स्ट्रेस आ गया। अब बी पार्ट में यंग्स का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है तो सुनो, यंग्स आपको गिवन है, पहले स्ट्रेन निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो, यहां से ई आ जाएगा। अब आपको इसका स्ट्रेन का भी आंसर मिल गया। अब जब स्ट्रेन पता चल गया तुम्हें, स्ट्रेन ये तो सी पार्ट पता चला, अब स्ट्रेन पता चल गया अगर, तो इसका फॉर्मूला डेल्टा एल अपॉन में एल होता है। तो क्या डेल्टा एल नहीं निकाल लोगे? इतने तो समझदार हो तुम लोग हैं। चलो, इस तरीके से हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस किया मेरे बच्चे। और यंग्स मॉडुलस के और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो वायर पे हम अगर लेंथ को मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, लोड वाले, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में करा रखे हैं, उसे छोड़ना नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।